नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ। आज बात करेंगे मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया बुखार ये एक वेक्टर बॉर्न बुखार है। इसको मच्छरों के द्वारा फैलता है और ये एनोफ्लीज मादा मच्छर के द्वारा, एनोफ्लीज फीमेल मॉस्किटो के द्वारा इसका फैलाव होता है। इसके कीटाणु का नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजुअल डिसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 4 डिसीज रहती हैं जिनके द्वारा इसका फैलाव होता है। ये बहुत पुराना बुखार है जो बहुत लंबे समय से अपने कंट्री में फैला हुआ है और अब धीरे धीरे इसका इंसिडेंस कम होने लगा है, लेकिन फिर भी इसके केसेज आते हैं। इसका फैल्सीफेरम फॉर्म काफ़ी सीरियस होता है, जो जानलेवा रहता है। पहले तो इससे बहुत ज़्यादा मृत्यु होती थी, अब धीरे धीरे इसमें नियंत्रण लाया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसके केसेस अभी भी आते रहते हैं। इसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, इसलिए इस महत्वपूर्ण बुखार के बारे में चर्चा करें। मलेरिया कैसे फैलता है? जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड मच्छर कहीं पर काट देता है तो उसके ज़रिए उसके बॉडी में, उसके रक्त में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम के कीटाणु जो प्रोटोजुअल इन्फेक्शन रहता है वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसके चलते उससे ब्लड के ज़रिए ये इन्फेक्शन लीवर में पहुंच जाता है, लीवर के ज़रिए ब्लड में पहुंच जाता है और फिर लगभग 7 से 10 दिनों के अंतराल में ये बुखार के रूप में परिणत हो जाता है। तो इसके इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये लगभग 7 से 10 दिन का रहता है और एनोफ्लीज नामक मच्छर के द्वारा इसका फैलाव होता है। एनोफ्लीज मादा मच्छर के द्वारा इसका फैलाव होता है। ये मलेरिया 4 टाइप की स्पीशीज से होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, ओवेल और मलेरिया, ये 4 स्पीशीज रहती हैं। चारों के फैलाव अलग ढंग से होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर लक्षण एक जैसे रहते हैं। इसमें सबसे जो सीरियस फॉर्म रहता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम रहता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंसिडेंस काफ़ी रहता है, लेकिन ये रिपीटेड होता रहता है, बार बार इसका रिकरेंस बहुत होता है। यदि इनके लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बुखार, ठंड दे करके, कपकपी दे के बुखार आना और एक टाइम पीरियड के बाद आना। 1-2 घंटे के लिए बुखार आता है, फिर अपने आप भी ठीक हो जाता है, फिर सेम टाइम में दूसरे दिन भी बुखार आता है, फिर तीसरे दिन बुखार भी आता है, चौथे दिन भी बुखार आता है। तो इस तरह से या तो सेम टाइम में हर दिन बुखार आ सकता है, सेम टाइम में अल्टरनेट डेज आ सकता है, 2 दिन के बाद में आ सकता है, 3 दिन के बाद में आ सकता है। इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज के अनुसार इसका बुखार आता रहता है। कभी कभी ये कंटिन्यूएशन में भी रहता है और ये जो कंटिन्यूएशन वाला बुखार रहता है ज़्यादा सीरियस बुखार रहता है, अधिकतर फैल्सीफेरम का बुखार रहता है और ये ब्रेन फीवर का रूप ले लेता है। यदि इसके लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण फीवर विथ चिल्स, राइगर्स, देन सिर दर्द, बॉडी पेन, वोमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, लीवर स्प्लीन में सूजन आ जाती है तो इसमें दाहिने तरफ भी दर्द हो सकता है, बाएं तरफ पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, हाथ पैर में मसल्स में पेन हो सकता है, पूरे बॉडी में पेन हो सकता है। कभी कभी इसमें पीलिया भी साथ में हो जाता है, तो आंखें पीली हो जाती हैं। तो बुखार के साथ में पीलिया, उल्टी का होना, पेट में दर्द होना। फिर सीरियस मलेरिया में कभी कभी झटके भी आने लगते हैं, तो सिर दर्द होने के बाद मरीज को झटके आने लगते हैं, कन्वल्सन्स आने लगते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग होने लगती है, यूरिन में ब्लीडिंग, हेमेचूरिया होना, स्टूल में ब्लीडिंग, पररेक्टल ब्लीडिंग होने लगना, हिमेटमेसिस होने लगना। इसके अलावा इसका सिस्टेमिक फैलाव, ये बीमारी कई बार सभी अंगों को प्रभावित कर देती है, तो उसके चलते रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकता है, शरीर में सूजन आ सकती है,
यूरिन का आउटपुट कम हो सकता है। इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस के अनुसार इनके लक्षण बदलते रहते हैं। मुख्य लक्षणों में से बुखार, बॉडी पेन, सिर दर्द, पेन इन एब्डोमेन, वोमिटिंग, लूज मोशंस, इस टाइप से ये लक्षण सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। मलेरिया की जांच कैसे कराएं? इसकी जांच कराने का तरीका ये है कि इसके रक्त के परीक्षण से रक्त में एक स्लाइड बनाई जाती है और उसमें प्लाज्मोडियम स्पीशीज को माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। एक ये सिंपल टेस्ट है जो हर लैब में मौजूद रहता है। इसके अलावा कुछ रैपिड टेस्ट की किट्स भी आती हैं एंटीजन एंटीबॉडी की, इसमें एंटीजन वाली किट ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। उसकी स्पेसिफिसिटी और एक्यूट इन्फेक्शंस में उसकी पॉजिटिविटी से मलेरिया का डिटेक्शन किया जाता है। इस तरह से एक तो पेरिफेरल स्मीयर फॉर मलेरिया पैरासाइट और दूसरा रैपिड किट फॉर मलेरिया, ये दो जाँचें कराई जाती हैं और उनके ज़रिए इसके बारे में पता लग जाता है कि मलेरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। और जहाँ तक स्पीशीज़ की बात है उसकी भी वाइवेक्स और फैल्सीपेरम की किट अवेलेबल रहती है, जिसमें किट से ही पता चल जाता है कि वाइवेक्स है या फैल्सीपेरम है। और स्मीयर के एग्जामिनेशन से चारों वैरायटी का पता लगाया जा सकता है, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरियाई और ओवेल। इन चारों स्पीशीज़ का डिटेक्शन टेक्नीशियंस पेरिफेरल स्मीयर्स के जरिए चिकित्सकों को परीक्षण करके क्लियरली बता सकते हैं कौन से स्पीशीज़ का इन्फेक्शन है। इस बीमारी से बचाव कैसे करें? तो मलेरिया के बचाव के लिए सर्वप्रथम ये महत्वपूर्ण है कि मच्छर से काटने से अपने आप को बचाना चाहिए। मच्छर के काटने से कैसे बचाना है? इसके लिए या तो मच्छर हो ही नहीं, मच्छर ना हो इसके लिए क्लीनलीनेस, सराउंडिंग क्लीनलीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सामने कहीं भी ऐसे वाटर के पूल्स जमा ना हो, पानी जमा ना हो, ऐसा ध्यान रखा जाए। कहीं नालियों में गंदगी ना हो, नालियों की पर्याप्त सफाई होना चाहिए, रेगुलर सफाई होना चाहिए, पानी इकट्ठा ना होने पाए, मच्छर पनपने नहीं पाए। और एक तो उनसे बचाओ तो मच्छर हो ही नहीं, फिर नालियों को कवर करके रखा जाए, इससे मच्छर यदि हैं भी तो उसके अंदर हैं, बाहर निकलने न पाएँ। फिर तीसरी चीज़, मच्छर काटने न पाएँ। मच्छर काटने से रोकने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, बॉडी कवर्ड रहे और ऐसे साइट्स पे विजिट न करें पार्क्स वगैरह में जहाँ पर मच्छरों का ज़्यादा वो रहता है, पार्क्स, नालियों के आसपास, घास के आसपास। तो ऐसी जगहों में डार्क प्लेसेस, उन जगहों में जाने से बचें। फिर लेटते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग, मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग या कुछ जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स रहते हैं उसका एप्लीकेशन या मॉस्किटो प्रिवेंशन के लिक्विड्स जो आते हैं उनका उपयोग इस ढंग से। और दरवाज़ों में, विंडोज़ में नेट्स का प्रोविज़न, जिससे मच्छरों का प्रवेश न हो सके। और इस तरह से मच्छरों के काटने से बचने पर मलेरिया का बचाव किया जा सकता है। एक बार जांच में कंफर्म हो जाने पर कि मलेरिया पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो कौन सा वैरायटी का, उसका त्वरित उपचार कराया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करके उचित से उचित इलाज ले लेना चाहिए। खासकर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्योंकि सीरियस बीमारी है, ब्रेन फीवर है, उसमें डॉक्टर के निर्देशानुसार यदि डॉक्टर भर्ती की सलाह देता है तो भर्ती करवा करके इलाज करवा लेना चाहिए। और अदरवाइज यदि ओरल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब होती तो ओरल ट्रीटमेंट घर पे पूर्ण जितना पूरे ड्यूरेशन तक, जितने समय की अवधि के लिए प्रिस्क्राइब किया गया उसका इलाज नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि इसको गैप कर देंगे या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेंगे तो इनका रिलैप्स होने का भी चांस रहता है।
और क्योंकि बीमारी काफ़ी सीरियस है तो जिसको भी कन्वर्सन्स आते हैं, झटके आने लगते हैं, तो बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका तुरंत उपचार कराना अति आवश्यक है। मलेरिया के ट्रीटमेंट की ब्रीफ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अनकॉम्प्लिकेटेड फैलसीपेरम मलेरिया में आर्टिमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशंस आते हैं। आर्टिमेथर विथ लुमिफेंट्रिन, आर्टिसनेट प्लस एमिडोक्विन, आर्टिसनेट प्लस मेफ्लोक्विन, इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस आते हैं जिनको दिया जा सकता है। इसके अलावा ओरल क्विनीन टैबलेट्स प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 7 डेज के लिए दिया जाता है। स्पेशल सिचुएशन में, खासकर प्रेगनेंसी में, आर्टिसनेट इंजेक्शन या क्विनीन को आईवी थेरेपी दी जा सकती है। अनकॉम्प्लिकेटेड में ओरल और कॉम्प्लिकेटेड में आईवी थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा चिल्ड्रन में इनमें भी ACTA आर्टिमिसनिन बेस्ड डेरिवेटिव्स दिए जा सकते हैं। वाइवेक्स मलेरिया में क्लोरोक्विन टैबलेट प्रभावी है तो इसको ओरल दिया जाना चाहिए। उसके साथ में प्राइमाक्विन रेडिकल क्योर के लिए दिया जाता है, जिससे उसका परमानेंट क्योर हो सके। तो प्राइमाक्विन की थेरेपी 14 डेज के लिए दी जाती है। इसका डोज, इसका ड्यूरेशन ये ट्रीटिंग फिजिशियन के द्वारा डिसाइड होगा। इसके आधार पर ट्रीटमेंट लेने की कोशिश न करें और बेहतर रहेगा कि अपने फिजिशियन से संपर्क करके इसका बेहतर इलाज ले लें। सीवियर मलेरिया में IV आर्टिसनेट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। इसको 12 आवरली डोजिंग शेड्यूल में 5 डोजेज दिए जाते हैं और 5 डेज या 3 डेज जैसे ही पेशेंट ओरल लेने की स्थिति में हो जाता है तो उनको ओरल थेरेपी में स्विच कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है, जो भी हाइपोग्लाइसीमिया उसको ट्रीट किया जाना चाहिए और जॉन्डिस है उसको ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। एरिनल फेल्योर है और सेरेब्रल मलेरिया है, उसका पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए।